हेलो एवरीवन। आज की क्लास को हम इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें एक हमें ट्रॉली दी है और ट्रॉली से हमने एक पेंडुलम को सस्पेंड कर रखा है। पेंडुलम को हमने ऐसे हैंग कर रखा है, इसका मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ l है। फिर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। अब क्या हो रहा है, अब मैं t = 0 पे सिस्टम को a एक्सेलरेशन से एक्सलेट करना शुरू करता हूँ। इस सिस्टम को a एक्सेलरेशन से एक्सलेट करना शुरू करता हूँ तो तुम्हें पता है कि ये जो पेंडुलम है कुछ ऐसे जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि पेंडुलम वर्टिकल से इस पेंडुलम का डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना होगा। हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है कितना होगा, ठीक है ना। कि जब मैं इसको एक्सलेट करना शुरू करूंगा तो वर्टिकल से पेंडुलम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, इस बात इसकी हम लोग यहाँ पे करने वाले डिस्कशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। मैं यहाँ पर इस पेंडुलम का एफबीडी बनाऊंगा ट्रॉली के रेफरेंस पे। फिर से ध्यान से सुनना, मैं ट्रॉली के रेफरेंस पे सॉल्व करने वाला हूँ, है ना। रेफरेंस मैंने क्या ले रखा है, रेफरेंस जो फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम मैंने ट्रॉली रखी। तो इसमें इसके फ्रेम में अगर मैं देखूं तो क्या क्या फोर्स लगेगा। तो एक लगेगा स्यूडो फोर्स जो कि यहाँ पर कांस्टेंट होगा, दूसरा होगा वेट फोर्स और तीसरा होगा स्ट्रिंग फोर्स, सॉरी ये टेंशन फोर्स है ना। और ये पेंडुलम मान लेते हैं मैक्सिमम यहाँ तक गया है, मैक्सिमम ये थीटा तक गया है, तो यहाँ तक गया है मैक्सिमम। ओके, अब ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। क्या ध्यान से सुनना है, अगर पेंडुलम मैक्सिमम यहाँ तक गया तो यहाँ तक आ जाए तो पेंडुलम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ 0। और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो पेंडुलम रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी सिस्टम की 0। तो अगर ये है तो हम यहाँ से हम ट्रॉली के फ्रेम से ये लगा सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय वेट फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। इसलिए अच्छा, वर्क डन बाय वेट फोर्स कितना होगा, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स दिया हो तो कभी भी हमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना होता है, हमें सिर्फ देखना होता है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वेट फोर्स अपना एक यहाँ कांस्टेंट फोर्स है, तो वेट फोर्स के अलावा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम बोल सकते हो इतना। रियल में यहाँ से यहाँ गया पेंडुलम, पर तुम बोल सकते हो इतना। तो ये कितना, ये कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो पूरी लेंथ L है, पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है, ये हमें गिवन है। तो ये भी L होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लेंथ कितनी होगी, तो ये लेंथ होगी L cos थीटा और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी L sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वेट फोर्स की डायरेक्शन में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, वेट फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इसी के वेट फोर्स के अलावा कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, हो रहा है L माइनस L cos थीटा। तो यहाँ पे वेट फोर्स का वर्क होगा, यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वेट फोर्स यहाँ पे नीचे है और डिस्प्लेसमेंट वेट फोर्स की डायरेक्शन में ऊपर की ओर है। एक्चुअल कैसा जा रहा है, पर यहाँ पहुंचने का मतलब क्या है कि वेट फोर्स के अलावा ऊपर की ओर जाना है, तो माइनस mg L 1 माइनस cos थीटा प्लस वर्क डन जो है टेंशन फोर्स की वजह से कितना होगा, तो टेंशन फोर्स की वजह से वर्क डन होगा 0। टेंशन फोर्स की वर्क डन, ये टेंशन फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि हर इंस्टेंट पे मैं कोई इंस्टेंट ले लूंगा, जैसे मान लो कि मैंने ये इंस्टेंट लिया, तो हर इंस्टेंट पे जो टेंशन फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के वो हर इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स का होगा 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल यहाँ 90। अब वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, देखो स्यूडो फोर्स एक अपना अपना कांस्टेंट फोर्स है, तो स्यूडो फोर्स हमेशा यहाँ पे लगेगा, हमेशा ये यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, हर इंस्टेंट पे लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो स्यूडो फोर्स हमेशा यहाँ लग रहा है। तो स्यूडो फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो कितना दिख रहा है, देखो L sin थीटा दिख रहा है ना, स्यूडो फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो L sin थीटा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ma into L sin थीटा।
इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेता तो ये वहां भेज देता हूं। तो फ्रॉम हियर वी कंसीडर कि एम ए एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम टी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो m से m कैंसिल हो गया, m से l कैंसिल हो गया, मुझे थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना तो क्या आएगा मेरा, तो वी आर गोइंग टू गेट कि भाई a sin थीटा इज इक्वल टू g1 माइनस cos थीटा। यहाँ तक तो सबका आ गया ना। इसके आगे अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचो जल्दी से। तो उसके आगे देखो, मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला। इसका 1 माइनस cos थीटा का कैसे सिखाया देखो बता देता हूँ मैं। मैंने लिखा था कि cos ये 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ये सबको पता है। तो यहीं से अगर मैं थीटा को थीटा अपॉन 2 लिख दूं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। तो ये आ गया वाला फॉर्मूला कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ये पुट कर दे रहा हूँ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, तो a sin थीटा is equal to g into 2 sin square theta by 2। ओके, एंड ये जो sin थीटा है इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2 is equal to g into 2 sin square थीटा by 2। तो sin थीटा by 2 से ये sin थीटा by 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फ्रॉम हियर you can see that कि भाई ये आने वाला है a by g is equal to tan theta by 2 sin theta by 2 upon cos theta by 2 tan theta by 2। तो from here you can say that कि भाई theta by 2 आने वाला है tan inverse a by g, और we can say that कि भाई theta आने वाला है 2 into tan inverse a by g, ठीक है। 2 into tan inverse a by g, ये आ गया मेरा आंसर। ओके, ये अपने उसको अपने दिमाग में रखना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर आएगा ना, मैं उस चैप्टर में ना इसी चीज को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी यहाँ पर वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक है मेरा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, वो पढ़ लेते हैं। ये पोर्शन रब कर देता है। अगला टॉपिक क्या है मेरा, तो वो पढ़ने वाले हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस
हर स्टूडेंट को कि ये फिर से हमारे कोई यहाँ पे नए फोर्सेस नहीं है। जो मैंने तुम्हें फोर्सेस की लिस्ट लिखाई थी ना, उसी फोर्सेस में से अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से एक क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। याद है ऐसा क्लासिफिकेशन हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी किया था कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये था कि हम किसी भी फोर्स को इंटरनल फोर्स बना सकते हैं और किसी भी फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स बना सकते हैं ना। या फिर अपना वही सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है ना, एफबीडी से पता चलता था कि हमारा कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, तो ये सब अपने कुछ फोर्सेस नहीं है ना, मतलब इंटरनल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई फोर्स नहीं, इन द सेंस कि ये सिर्फ एक नाम है। सिस्टम में जो अपने रेगुलर फोर्सेस हैं वही फोर्सेस अपने इंटरनल होते हैं और वही फोर्सेस अपने एक्सटर्नल होते हैं। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये यार है ना, ये कोई अपने रियल फोर्स मतलब कि रियल फोर्स सेंस की वो जो फोर्सेस की अपनी लिस्ट है ना उसमें नहीं है। ये एक ऐसी मान लो यहाँ पोस्ट है, क्या है ये पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और जो हमारे यहाँ पे फोर्सेस की जो हमारी पॉपुलेशन है इसमें से कोई भी फोर्स हमारा इंटरनल हो सकता है अगर वो कुछ रूल्स फॉलो करे, कोई भी फोर्स हमारा एक्सटर्नल हो सकता है कुछ रूल्स फॉलो करे, कोई भी फोर्स हमारा यहाँ पे सेंट्रीपिटल हो सकता है वो कुछ रूल्स फॉलो करे जो हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। उसी तरह से यहाँ पर फिर से एक ये तो क्लासिफिकेशन कि जो हमारी फोर्सेस की पॉपुलेशन है उसमें से अब मेरे ये जो कुछ फोर्सेस हैं वो मेरे कंजर्वेटिव होंगे और कुछ फोर्सेस यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव होंगे। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा, हर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव अब नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए अब कंडीशन क्या है, कंडीशन लिखनी चाहिए हमें ना। तो अब कंजर्वेटिव फोर्स हम किसको बोलेंगे, हम यहाँ पर अब किस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो ध्यान रखना है कि एक ऐसा फोर्स यहाँ जिसकी वजह से एक ऐसा फोर्स अब जिसकी वजह से अगर मैं वर्क निकालूं, क्या निकालूं, वर्क निकालूं और एक राउंड ट्रिप में वर्क निकालूं। राउंड ट्रिप का मतलब समझ में आता है ना कि जहां से हम स्टार्ट करें वो घूम फिर के हम वापस वहीं आ जाए, जहां से हम शुरू करें घूम फिर के वापस हम वहीं आ जाए। तो एक ऐसा फोर्स अब जिसकी वजह से हम वर्क फाइंड करें और एक राउंड ट्रिप के लिए वर्क फाइंड करें और वो वर्क जीरो निकल के आया तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फोर्स क्या है, हमारा फोर्स यहाँ कंजर्वेटिव है, ठीक है। हमारा फोर्स क्या है, हमारा वो फोर्स कंजर्वेटिव है जिसकी वजह से जो वर्क है एक राउंड ट्रिप में क्या आ गया, जिसकी वजह से वर्क जो राउंड ट्रिप में जीरो आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो उसको नोट करके हम जल्दी से और फिर से ये समझ में आया ना। द वर्क डन बाय a conservative force on a particle moving through any closed path is zero. अब क्लोज्ड पाथ क्या होता है, तो वो लिख देते हैं a closed path is one for which the beginning point and the end point are same, ओके। तो बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यहाँ सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं ये क्लोज्ड पाथ है। और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्लोज्ड पाथ के अराउंड वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सा फिर इसमें स्टेटमेंट रहता है
कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क होता है वो फिर पाथ पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल को मैं ये 1 से 2 तक लेके जा रहा हूँ, अब चाहे मैं सीधे लेके जाऊँ या ऐसे लेके जाऊँ या ऐसे लेके जाऊँ, अगर मेरा फोर्स कैसा है, अगर मेरा फोर्स यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी वजह से जो भी वर्क होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, जो कि अगर सेम है मेरे लिए तो हर पाथ से हम जाए वर्क क्या आएगा, वर्क अपना सेम आएगा। वर्क क्या आएगा अपना, वर्क अपना ये सेम आएगा। ये चीज हमें यहाँ पे, ये हमारी डेफिनेशन है भाई, ये हमें मान के चलना है कि अगर कोई भी फोर्स हमारा यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो मैं लिखने वाला हूँ वो भी ट्रू है। इसको दिमाग में बिठा लेना है कि ये ट्रू होता है अपना। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ये द वर्क डन बाय a conservative force, the work done by a conservative force on a particle moving between two points is independent of the path of the path taken by the particle, it only depends on final and initial position of the particle. It only depends on फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, हमारे पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ओके, ये ध्यान रखें। तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स क्या है, तो ये ध्यान रखना है सबको कि ये जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव स्पेलिंग करेक्ट लेना, कंजर्वेटिव। तो ये ध्यान रखना, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल क्या है तुम्हारा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम 12th में पढ़ेंगे, ये दो फोर्सेस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ओके, ये समझ में आ रहा है। रही बात अपनी मैग्नेटिक फोर्स की, तो वो कंजर्वेटिव भी होता है, नॉन कंजर्वेटिव भी होता है, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो फिर डिपेंड करता है सिचुएशंस का। तो ये तीन यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आते हैं कि व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखो सिंपल सा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होंगे कि जिनका जो वर्क है वो क्लोज्ड या पाथ पे जीरो नहीं आएगा, इसके जस्ट अपोजिट जीरो नहीं आएगा, और जिनका जो वर्क है वो फिर पाथ पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पर जैसे लिखा है कि वर्क जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, पर यहाँ पर क्या है कि वर्क जो होगा वो पाथ पर यहाँ डिपेंड करेगा ना। तो लिख लेता है work done by conservative, work done by non-conservative forces work done by non-conservative force on a particle
moving through any closed path, moving through any closed path is not zero. ठीक है, is not zero. Work done by non-conservative force on a particle moving through any closed path is not zero. ठीक, ये ध्यान रखना है. और सेकंड चीज क्या ध्यान रखनी है, इसका जस्ट वाइस, ये यहाँ पे वैसा वैसा. ठीक है, वर्क डन by non-conservative force, work done by a non-conservative force on a particle moving between 2 points, or a particle moving between 2 points is dependent on the path taken, dependent on the path taken. ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, तो all resistive forces are non-conservative in nature. All resistive forces are non-conservative in nature. Resistive forces मतलब तो ये ध्यान रखना है, फ्रिक्शन फोर्स मेरा रेजिस्टिव फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. अच्छा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, या फिर ये तो सुना भी है, ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं, ड्रैग फोर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस फोर्स. ओके, तो ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एयर रेजिस्टेंस फोर्स या ड्रैग फोर्स. थर्ड है अपना विस्कस फोर्स. हाँ, विस्कस फोर्स तो आगे पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में ना. तो विस्कस फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स जब हम लोग फ्लूइड में बात करते हैं ना, मतलब कि यहाँ लिक्विड्स के लेयर्स के बीच. ओके, तो ये मेरे क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. मतलब इन फोर्सेस का जो वर्क है वो राउंड ट्रिप में जीरो नहीं आएगा. देखो, अब मैं इसको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ ना, इसको मैं मैथमेटिकली जस्टिफाई करता हूँ, उसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ता हम लोग.